वेलकम बैक। आ जाइए जल्दी जल्दी मेरे कछुओं, करते हैं अपनी टीचिंग एप्टीट्यूड से जुड़ी जो अपनी खेल प्रश्नोत्तरी चल रही है उसमें हम भाग लेते हैं और आप और हम मिलकर उसको सॉल्व करते हैं। हम पढ़ रहे हैं प्री बीएड और प्री बीएसटीसी के टीचिंग एप्टीट्यूड से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्न। पिछली सीरीज के अंदर आपने बहुत शानदार तरीके से भाग लिया और मुझे बहुत अच्छा लगा भी। आज भी मेरे कछुओं में वो जोश और जुनून है जिंदगी में अपने आप को प्रूव करने का, और आज एक बार फिर बड़े ही सक्रिय तरीके से एक्टिव होकर भाग लीजिएगा। सिर्फ प्रश्नों के उत्तर देने पर हमारा ध्यान नहीं हो, प्रश्न की भाषा, उसके ऑप्शनों को समझना है और साथ में ही उससे जुड़े हुए तथ्यों को भी अच्छे से समझना है। और सबसे पहले तो एक त्रुटि में सुधार करते हुए, फ्लो में पता ही नहीं चल पाया, एक छठा प्रश्न था कि आपके मतानुसार कक्षा संप्रेषण कैसा होना चाहिए, कठिन, सामान्य, रोचक, प्रभावी। तो उसमें मैंने गलती से रोचक बोला, ध्यान दीजिएगा। उसका सही बढ़िया आंसर है 3 नंबर वाले। रोचक में तो 2 ही मिलेंगे, तो वो 3 नंबर अगर आप लेना चाहें तो वहां इफेक्टिव, प्रभावी शिक्षण भी बहुत ही अच्छे तरीके से, बड़े ही रोचक तरीके से आपका कम्युनिकेशन हो और साफ स्पष्ट शब्दों में कम्युनिकेशन हो, तो उसके लिए मैं आपसे सॉरी बोलता हूं। ये गलती तो हो ही सकती है, वो मैं ही क्यों, कोई भी हो, लेकिन हमें हमारी गलती मान लेनी चाहिए। ये अपने आप में एक बड़ी बात है। ये सिर्फ मेरे पर नहीं, आप पर भी लागू होती है। तो कभी भी गलती हो तो हमें ये सबक लेना है भी, अपनी गलती को सहर्ष स्वीकार करना है। तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं और ज़्यादा समय नहीं लेते हुए, ज़्यादा से ज़्यादा आप मेरे कछुए इसमें भाग लें जिनका सपना प्री बीएड और प्री बीएसटीसी एग्जाम के माध्यम से शिक्षक बनने के लिए जो आतुर है। तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं। और 26वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। प्रश्न है कि आप एक शिक्षक के रूप में छात्रों को प्रोत्साहित करेंगे। आप एक टीचर हो और स्टूडेंट को किस चीज के लिए प्रोत्साहित करेंगे? पहला ऑप्शन है बौद्धिक स्तर विकसित करने हेतु, यानी उसका जो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट है उसकी बात आ रही है। स्वावलंबी बनने हेतु, उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु, और चौथा है अविवाहित बने रहने हेतु। ये तो कोई नहीं मानेगा भी अविवाहित बने रहने, ये अपना काम थोड़ी है, ये तो सेल्फ डिसीजन है बच्चे का। तो इन 26वें प्रश्न में चारों ऑप्शन में सबसे सटीक आंसर है वो क्या होगा? जल्दी कीजिए। यस, स्वावलंबी बनने हेतु। स्वावलंबी मतलब आत्मनिर्भर बनना। जीवन में अगर आप आत्मनिर्भरता आपके अंदर आएगी तो आप सबसे ज्यादा सक्सेस होंगे, और इसका मतलब होता है अपना काम है वो हम स्वयं करें। इससे हमारे अंदर क्या होगा? एक स्वतंत्र चिंतन यानी सोचने की क्षमता विकसित होगी, और किसी चीज में जल्दी डिसीजन लेने की जो पावर है वो हमारे अंदर विकसित होती है। तो एक शिक्षक के रूप में हमें छात्र को स्वावलंबी बनाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। 27वां प्रश्न है आपके सामने कि आपने एक शिक्षक बनना क्यों तय किया? मैं ट्यूशन करके बहुत धन कमा सकता हूं, मैं अपने स्वयं के बच्चों को पढ़ा सकता हूं, शिक्षण कार्य मुझे अत्यधिक प्रिय है, मैं कोई अन्य नौकरी नहीं पा सकता। ये बात हम पहले थ्योरिकल क्लास में भी अच्छे से कर चुके हैं। इसका सही सटीक आंसर है भी मैं टीचर इसलिए बनना चाहता हूं क्योंकि टीचिंग है वो मेरा फेवरेट काम है, मुझे ये बहुत प्रिय है, मेरा इंटरेस्ट है, इसमें रुचि है, कैसे भी शब्द आ जाए। तो तीसरा इसका सही है, शिक्षण कार्य मुझे अत्यधिक प्रिय है, रुचि है। वेरी गुड, लगे रहिएगा, इसी प्रकार सोचते रहिएगा आंसर्स को लेकर। 28वां प्रश्न आपके मतानुसार आपसे पूछा जा रहा है कि प्रभावी शिक्षण परिणाम है। शब्द पर गौर करें, पहले प्रश्न को समझते हैं भी। हमें यह कह रहा है भी आप बताइए प्रभावी यानी इफेक्टिव शिक्षण यानी टीचिंग किसका? अगर आपकी जो टीचिंग है वो बहुत इफेक्टिव है तो उससे क्या रिजल्ट निकल कर आएगा, उसका रिजल्ट क्या होगा, उससे जुड़ा हुआ प्रश्न है। ऑप्शन है कि छात्रों से मित्रतापूर्वक व्यवहार, ये इतना ही है पहला ऑप्शन। दूसरा है पाठ्य वस्तु पर अधिकार व संप्रेषण का होना। तीसरा है अनुभव का, और चौथा है प्रशिक्षण का।
इफेक्टिव टीचिंग का रिजल्ट क्या निकलता है। देखिएगा, हमने आपको बताया था टीचिंग क्या है। टीचिंग में 3 एस्पेक्ट आते हैं, 3 डायमेंशियल है, जिसमें शिक्षक होता है, स्टूडेंट होता है और कंटेंट होता है, सिलेबस हम जिसको कहते हैं। वो तीनों आपस में जुड़े हुए हैं। तो प्रभावी इफेक्टिव जो टीचिंग होगी उसका रिजल्ट होगा भी उस बच्चे का पाठ्य वस्तु के ऊपर अधिकार होगा। और ये कब होगा? जब संप्रेषण भी होगा, अच्छा कम्युनिकेशन होगा। तो इसका दूसरा ऑप्शन बहुत ही सटीक है। आगे बात करें 29वां प्रश्न, व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से प्रशंसा को तकनीकी भाषा में क्या कहा जाता है? व्यक्तिगत यानी अकेले को, सामूहिक यानी सबके सामने। अनुशासन, पुरस्कार, छात्रों में मतभेदता और कुशल प्रबंधन करने में सहायक। तो ध्यान दीजिएगा, एक अकेले की बात हो चाहे सबके सामने की बात हो, जब बच्चे की प्रशंसा की जाती है तो उसके लिए टेक्निकल वर्ड होता है रिवार्ड यानी पुरस्कार। तीसरा बिल्कुल सही है, दूसरा ऑप्शन पुरस्कार। इससे क्या होता है? इससे बच्चे में मोटिवेशन डेवलप होता है, अभिप्रेरणा उसको मिलती है, उसे आनंद की प्राप्ति होती है। एक दिन आप उसके थोड़े से काम की प्रशंसा कीजिए, वो बच्चा अगले दिन उतने ही जोश खरोश के साथ उस चीज को तैयार करके आएगा या किसी कार्य में बहुत ही सक्रिय होकर भाग लेगा। तो हमें प्रशंसा करनी चाहिए बच्चे के काम की। और उसके बाद अगला प्रश्न है कि यदि बालक का समाजीकरण न हो तो वह किस प्रकार का बनेगा। आज के इस अपने क्वेश्चनों की जो सीरीज चल रही है, इसमें हम समाजीकरण के ऊपर, लीडरशिप के ऊपर काफी क्वेश्चनों के ऊपर बात करेंगे। और आज आपका जो समाजीकरण का टॉपिक है वो भी इन प्रश्नों से क्लियर हो जाएगा। तो समाजीकरण नहीं होगा तो क्या बनेगा? वो पशुवत यानी पशु जैसा हो जाएगा, गैर सामाजिक हो जाएगा, असामाजिक हो जाएगा या पूर्ण सामाजिक हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, यदि बालक सामाजिक रूप से परिपक्व नहीं होता है, समाज के सिस्टम को नहीं मानता है, तो उसे कहा जाता है असामाजिक। जो लड़ाई दंगे करता है, जो गलत काम करता है, उनको कहा जाता है असामाजिक। ध्यान दीजिए, इसका सटीक आंसर तीसरा है। यदि बालक का समाजीकरण न हो तो वो किस प्रकार का बनेगा? असामाजिक बनेगा। अगले प्रश्न को समझते हैं, 31वां, बहुत आपके होमवर्क से जुड़ा हुआ है भाई। गृह कार्य छात्रों को स्वाध्याय प्रेमी तो बनाता है, यानी सेल्फ स्टडी के लिए तो तैयार करता है, परंतु इसके साथ साथ छात्रों में क्या क्या कर सकता है? ऑप्शन है, तर्क और विचार शक्ति उत्पन्न करता है, घूमने की प्रवृत्ति को कम कर देता है, विषय वस्तु के ज्ञान का अभ्यास कराता है, थकान उत्पन्न करता है। अब देखिए, ऐसे प्रश्नों के जब उत्तर देंगे आपको लगेगा सही है, हम तो खेलने भी नहीं जा सकते, घूमने भी नहीं जा सकते, यार इतना काम दे देते हैं स्कूल वाले, थकान बहुत हो जाती है। तो कहीं आप ऐसे मत सोचने लग जाना। हमें उसके होमवर्क क्यों दिया जाता है, उसके एस्पेक्ट के उसके मूल उद्देश्य को समझकर हमें इसका आंसर देना है। तर्क और विचार शक्ति तो नहीं, सिर्फ होमवर्क करने से तो तर्क कहाँ आएगा। इसका सही आंसर है तीसरा, विषय वस्तु के ज्ञान का अभ्यास कराता है। बहुत अच्छा है प्रश्न है ये, बहुत ही प्यारा, रिपीट भी हो सकता है प्रश्न भी। होमवर्क इसलिए दिया जाता है ताकि बच्चा विषय वस्तु के ज्ञान का अभ्यास करे। क्लासरूम में उसने चीज समझी, अब उसको रिटर्न करेगा। मैंने आपको कहा था जितनी ज्ञानेंद्रियां काम करेगी उतना ही डेवलपमेंट हमारा होता जाएगा। इससे बच्चे में सेल्फ जो वर्क करने की जो इच्छा है वो उत्पन्न होती है। और आजकल बच्चे क्या करते हैं, आजकल के बच्चे जैसे अब ऑनलाइन वाले सिस्टम में मुझे भी मैसेज करते रहते हैं, सर प्रिंट दे दीजिए आप हमें, आप पीडीएफ फॉर्मेट दे दीजिए। फिर बच्चे क्या करते हैं, प्रिंटर या तो घर पर है या बाजार से निकलवा के और एक प्रिंट की फाइल बनाते जाते हैं। क्या फ़ायदा फिर ऐसे होमवर्क का, कोई मतलब नहीं रहता। हमेशा वर्क खुद कीजिए। किसी की कॉपी किताब लेकर भी आप करते हो तो उसकी कॉपी आप खुद कीजिए, न कि किसी दूसरे से। कई बार भाई बहन से तू कर दे, फिर कोई उद्देश्य नहीं है। इससे बढ़िया तो टीचर को जाके उसके पैरों में पड़ जाओ, आपको ज़्यादा दिक्कत है, भी गुरुदेव नहीं हो रहा मेरे से। तो ध्यान दीजिए, आप भी कुछ सीख लीजिएगा यहाँ पर। तो होमवर्क इसलिए दिया जाता है ताकि विषय वस्तु के ज्ञान का अभ्यास है वो अच्छे से बच्चे को हो जाए। बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हो आप सब इसके बारे में। 32वां प्रश्न बहुत ही बढ़िया, लीडरशिप को लेकर। मैंने आज कहा था हम समाजीकरण और लीडरशिप को बहुत अच्छे से समझने जा रहे हैं। नेतृत्व, लीडरशिप एक विशेष प्रक्रिया का नाम है जिसके लिए 2 उत्कृष्ट शब्द हो सकते हैं,
प्रभुत्व अधीनता, प्रभुत्व प्रशासन, प्रभुत्व गुलामी, प्रभुत्व अनुगमन। देखिए लीडरशिप, लीडर का काम क्या होता है, जिस ग्रुप का वो लीडर बनता है, सबसे पहले तो आपको बताना चाहूंगा लीडर का काम होता है सर्वहित सर्वोपरि, यानी अपने ग्रुप का जो बेनिफिट है वही उसके लिए सबसे बड़ा होता है। अब बात ये आती है भी हमें दिए गए 4 ऑप्शनों में से 2 शब्दों को चूज करना है जो लीडरशिप की पूरी मोटी मोटी सारी कहानी क्लियर कर दे। तो आपको बताना चाहूंगा वो 2 शब्द कौन से हैं। सही है, चौथा ऑप्शन है प्रभुत्व अनुगमन, प्रभुत्व अनुगमन। अब आप इंग्लिश में समझ ले इसको, डोमिनियन और फॉलो अप, डोमिनियन और फॉलो अप। अब ध्यान दीजिए प्रभुत्व मतलब शब्द का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है आप जिस ग्रुप के लीडर हो उस ग्रुप के ऊपर आपका कंट्रोल, और वास्तव में लीडर का होता है। जैसे स्कूल में प्रिंसिपल है तो वो लीडर है, तो लीडर का अपने सभी टीचर्स और बच्चों के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। और दूसरा आता है ना अनुगमन, अनुगमन आप हिंदी में के विद्यार्थी भी हो, समझ गए होंगे। अनुगमन का मतलब होता है किसी के पीछे चलना, तो उस लीडर ने जो बात कह दी उसकी बातों का अनुसरण करना, वो जैसा कह रहा है वैसे करना। तो समझ गए, लीडर सर्वहित सर्वोपरि लेकर चलता है और अपना यानी समूह हित सर्वोपरि, यानी समूह का जो हित है वही सर्वोपरि है। शायद मैं बार बार सर्व शब्द बोल रहा हूं गलती से, समूह हित सर्वोपरि होता है लीडर का। 2 शब्दों में उत्कृष्ट शब्द है प्रभुत्व अनुगमन, अपने समूह पर कंट्रोल करना और समूह के लोगों को अपने पीछे लगा के रखना। ये 2 बहुत महत्वपूर्ण शब्द हैं। और कहते हैं ना भी आपसे एक चीज यहां और भी पूछी जा सकती है कि जो लीडरशिप होती है उसका बेस्ट प्रकार कौन सा होता है, तो ध्यान दीजिए डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक यानी प्रजातांत्रिक। नेतृत्व का सबसे बढ़िया रूप जो होता है वो होता है प्रजातांत्रिक, डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक का मतलब होता है समूह के सभी सदस्यों को अपनी बात कहने के समान अवसर है वो यहां पर दिए जाते हैं, वो प्रजातांत्रिक कहलाता है। और इसके अंदर काम का बंटवारा कर दिया जाता है जिसको कहा जाता है विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण, केंद्रीकरण का मतलब तो होता है सारा जो काम है वो लीडर करे, डिसीजन लेने का। विकेंद्रीकरण का मतलब होता है काम का बंटवारा। तो ध्यान दीजिए लीडरशिप का कौन सा प्रकार सबसे बढ़िया होता है, तो वो होता है डेमोक्रेटिक प्रजातांत्रिक, जिसमें काम का बंटवारा कर दिया जाता है। काम के बंटवारे को कहा जाता है विकेंद्रीकरण कहा जाता है और सबको समान अवसर मिलता है। तो आज देखिए लीडरशिप की इसमें कई बातें सीख गए। लीडरशिप मतलब समूह हित सर्वोपरि जिसके लिए हो। 2 शब्दों की बात करें तो प्रभुत्व और गमन। तीसरी बात करें सबसे बढ़िया लीडरशिप कौन सी होती है, प्रजातांत्रिक लीडरशिप। इसमें क्या होता है, काम का बंटवारा होता है, विकेंद्रीकरण होता है, सबको समान अवसर है वो मिलता है। ऐसे और भी प्रश्न हमें आगे मिलेंगे। अगला प्रश्न 33वां, क्या शिक्षक के लिए शिक्षार्थी का मूल्यांकन कार्य करना, उसका इवेल्युएशन करना, टेस्ट लेना इसलिए आवश्यक हो जाता है क्योंकि, यानी भी एक टीचर है वो स्टूडेंट का इवेल्युएशन क्यों करे, किस लिए किया जाता है। पहला है क्या इसके लिए विद्यालय उसे वेतन का भुगतान करता है, क्या टीचर ने तनख्वाही खातर दे भी पेपर ले। दूसरा, यह सरकार के नियम और विनियमन में अलिखित है होता है। तीसरा, इससे विद्यार्थियों के अधिगम क्षमता का ज्ञान होता है। चौथा, अधिगम क्षमता और उपचारात्मक स्थिति दोनों में सामंजस्य बना रहता है। सबसे बेस्ट आंसर जो आपने सटीक सोचा होगा वो है तीसरा, इससे विद्यार्थियों की अधिगम क्षमता का ज्ञान होता है। यानी टीचर जिन उद्देश्यों को लेकर पढ़ाना चाहता है क्या उन उद्देश्यों की प्राप्ति हो रही है, क्या उतना उसको सिखाया जा रहा है, क्या उससे उसके व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है। तो टीचर को भी पता चलता है भी उसने क्या सिखाया और बच्चे को भी पता चलता है भी उसने अब तक क्या सीख लिया है। तो इससे विद्यार्थियों की अधिगम क्षमता, लर्निंग जो एबिलिटी है उसका ज्ञान दोनों को ही हो जाता है। टीचर को हो जाता है पढ़ाने का और बच्चे को हो जाता है सीखने का। अगला प्रश्न है, क्या कक्षा में शिक्षण हेतु प्रवेश करने से पूर्व, यानी अब आपकी क्लास आ रही है, आप बच्चे को पढ़ाने के लिए क्लास में जा रहे हो, उससे पहले की बात, मैं अपने को प्रसन्नचित बनाऊंगा, अपने आप को पहले तो खुश बनाऊंगा, अगर मूड ऑफ है तो मूड को ठीक करूंगा। दूसरा, दर्पण में अपना चेहरा निहारूंगा, बाल बूल सेट करूंगा। तीसरा, क्या आज के पाठ की शिक्षण सहायक सामग्री साथ लेकर जाऊंगा, उससे जुड़ी हुई जो भी चीजें दिखानी है वो साथ लेकर जाऊंगा। चौथा है, अपनी पाठ योजना व्यवस्थित करूंगा। देखिएगा
आपको एक चीज तो पहले भी बता दी भी, टीचिंग एप्टीट्यूड में ये नहीं होता भी एक ही उत्तर सही होता है, एक से अधिक उत्तर सही होता है, लेकिन हमें सबसे अच्छे उत्तर का चूज करना होता है ताकि हमारे 3 में से 3 नंबर हैं वो प्राप्त हो सके। आप इनके अलावा भी कोई सोचते हो, जैसे तीसरा सोचते हो, तो वो भी सही है, लेकिन सबसे बेस्ट की बात आती है, ये प्रश्न बहुत बार रिपीट होता है, और वो है चौथा भी, क्लास में पढ़ाने से पहले, जाने से पहले मैं अपनी पाठ्य योजना व्यवस्थित करूंगा। जो आज मैं बच्चों को पढ़ाने जा रहा हूं, जो लेसन प्लान करने के लिए मैं जा रहा हूं, जो हमने पूर्व में जो तैयारी कर ली है, उनको साथ रखते हुए, यानी कहते हैं ना अपनी पाठ योजना व्यवस्थित करूंगा। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है पूरी तैयारी के साथ जाना भी। हाँ, आप जो पढ़ाने जा रहे हो थोड़ा उसको भी देख लें और साथ में ये प्लान कर लें भी आज मैं मेरे टॉपिक को किस मेथड से पढ़ाऊंगा, किस तरीके से पढ़ाऊंगा ताकि मेरा उद्देश्य है वो आज का पूरा हो सके। तो सबसे बेस्ट आंसर है चौथा भी, मैं पढ़ाने जाने से पहले अपनी पाठ योजना व्यवस्थित करूंगा, यानी पूरी तैयारी के साथ क्लासरूम में हाजिर होऊंगा। 35वां, शिक्षण व्यवसाय के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, यही तो अपना टॉपिक का नाम है, और वो है टीचिंग एप्टीट्यूड। हालांकि ऑप्शन है कि अध्ययनशीलता होनी चाहिए, ऊंची सिफारिश होनी चाहिए, शिक्षण अभिक्षमता और अंकों का उच्च प्रतिशत। सही आंसर, बहुत प्यारा प्रश्न है ये भी रिपीट होता है। शिक्षण अभिक्षमता यानी शिक्षण के अंदर जो योग्यता है वो हो, चाहे वो उसमें जन्मजाति हो पहले ही, और या चाहे उसने अर्जित कर ली हो, ट्रेनिंग करके वो चीज़ प्राप्त कर ली हो भी हाँ मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है और मैं मेरे बच्चों को इस तरीके से पढ़ाऊंगा। तो शिक्षण व्यवसाय के लिए सबसे महत्वपूर्ण है आपके अंदर टीचिंग एप्टीट्यूड, शिक्षण अभिक्षमता होनी चाहिए। तीसरा इसका सही आंसर। 36वां प्रश्न, एक शिक्षक होने के नाते क्या आप अपने पुत्र को शिक्षक बनने को कहेंगे? ऑप्शन है नहीं, क्योंकि इस व्यवसाय में कुछ नहीं रखा है। हाँ, यदि वह स्वेच्छा से इसके लिए सहमत हो कह नहीं सकते, या हाँ देखिएगा सबसे बढ़िया आंसर है भी हाँ मैं टीचर हूं तो सोचूंगा भी मेरा बच्चा भी टीचर बने, लेकिन वो उसकी इच्छा पर डिपेंड करता है। अगर उसकी इच्छा है तभी मैं सहमत होऊंगा, अगर उस बच्चे की इच्छा नहीं है तो मैं कहूंगा भी तेरा जो मन करे वो कर। 3 इडियट फिल्म देखी होगी ना, बहुत कुछ सिखाती है वो। हाँ, यदि वह स्वेच्छा से इसके लिए सहमत होता है तभी मैं उसको शिक्षक बनने के लिए कहूंगा, भी उसका इंटरेस्ट है तो। दूसरा इसका सबसे बेस्ट आंसर है। 37वां, आप आंसर देते रहें, सोचते रहें। आपकी राय में वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता की प्राथमिकता है। हमारा जो एजुकेशनल सिस्टम है, आप क्या सोचते हो भी उसमें क्या सुधार करने की प्राथमिकता है? सबसे पहले चेंज हमें क्या करना चाहिए? पहला है कि शिक्षा का व्यवसायीकरण कर दो, वो तो ऑलरेडी हो चुका है, बिजनेस बन चुका है। मूल्यांकन व्यवस्था में बदलाव हो, शिक्षा में कंप्यूटर का अधिकाधिक प्रयोग हो और पाठ्यक्रम में समयानुरूप बदलाव हो। सोच के देखिएगा, मूल्यांकन व्यवस्था में बदलाव हो तो खाली मूल्यांकन में बदलाव से क्या होगा? क्या शिक्षा में कंप्यूटर, अरे कंप्यूटर मोबाइल इनके इस्तेमाल से क्या हो जाएगा? जब तक क्लासरूम जिंदा नहीं रहेगी, ऑफलाइन बगैर क्या है, कुछ नहीं है। और पाठ्यक्रम में समयानुरूप बदलाव, ये सबसे बेस्ट आंसर है। सबसे बड़ा चेंज यही होना चाहिए। हमें हमारे इस पारंपरिक सिस्टम को छोड़ना चाहिए। एक सिलेबस बना दिया, टीचर आ रहा है क्लास में पढ़ा रहा है, बढ़िया रट लो, फिर ये कर लो, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न, फिर बोर्ड में यही आएंगे, ये लो 20 प्रश्न इसमें से आ जाएंगे। सीखा क्या आपने? आपने एक चीज तो सीख ली, रट्टा मारना सीख लिया, और रटी हुई बात तो कुछ टाइम बाद भूल जाओगे, फिर वही व्याधि खड़ी हो जाएगी। सबसे ज्यादा जरूरी है इस प्रकार की शिक्षा हो ताकि बच्चों में स्किल डेवलप हो सके, उसमें कौशल का विकास हो सके, ताकि बच्चा पढ़ाई करके अपने जीवन यापन के लिए कुछ वर्क वो अपनी तरफ से वो कर सके। चाहे आप उसको ITI करवाएं, चाहे आप सिलाई सिखाएं, कोई मशीनरी का काम सिखाएं, कंप्यूटर का नॉलेज उसको दें, आने वाले टाइम से जुड़े हुए जो कोर्सेज हैं वो आप उनको स्कूल की पढ़ाई के साथ साथ करवाने चाहिए। यानी व्यावसायिक शिक्षा जो आजकल कुछ स्कूलों में चलती है, उसको और ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से सभी जगह लागू करने की आवश्यकता है। तो ध्यान दीजिए, बहुत बढ़िया इसका आंसर है पाठ्यक्रम में समय के अनुसार बदलाव, यानी कौशल आधारित शिक्षा व्यवस्था लानी चाहिए। 38वां प्रश्न देखिए, नेतृत्व लीडरशिप का बुनियादी आधार माना गया है,
प्रशंसा, सेवा की इच्छा, समूह का हित कुछ नहीं कह सकते। ये तो हम पहले ही बात कर चुके हैं भी लीडरशिप का बुनियादी आधार क्या होता है। लीडरशिप का बुनियादी आधार होता है अपने समूह का हित। लीडर बनाया किस लिए जाता है? ग्रुप की कोई अपना सिस्टम होता है, कोई उद्देश्य को लेकर ग्रुप बनता है, फिर उस ग्रुप के हित के लिए ही तो काम किया जाता है। तो लीडर का काम होता है समूह का हित करना, और उसमें उस ग्रुप का मुखिया वो स्वयं हो जाता है और बाकी उसके अंदर काम को बंटवारा कर दिया जाता है, विकेंद्रीकरण। और वो सिस्टम क्या कहलाता है? प्रजातांत्रिक सिस्टम कहलाता है। 39 प्रश्न, सामाजिक परिपक्वता का अर्थ है। फिर समाजीकरण पर आगे, सोशलाइजेशन के ऊपर आगे हम। सामाजिक परिपक्वता का अर्थ है बालक का फल की भांति पकना, बालक में विवेक, रेशनलाइजेशन का विकास होना, बालक के सामाजिक कुशलताओं का विकास होना, बालक का प्रौढ़ के समक्ष संतुलित सामाजिक व्यवहार का प्रदर्शन करना। अब कई बार आप ये सोचते हो बड़ा आंसर है वही लगा देते हैं, कई बार आदत होती है बच्चों की, हमें प्रश्न को समझता है। सामाजिक परिपक्वता, इसका मतलब होता है बच्चे के अंदर सामाजिक विकास है वो उसका पूर्ण हो जाए। इस प्रश्न की भाषा भी बदल सकते हैं हम, प्रश्न की भाषा बदलते हैं पहले। क्या सामाजिक विकास का परिणाम है, सामाजिक विकास का परिणाम है, यानी बच्चे के अंदर सोशल डेवलपमेंट हो गया तो उससे हमें क्या फायदा मिलेगा, समाज देश को क्या फायदा मिलेगा। और चाहे उसी बात को हम ऐसे कह दें भी सामाजिक परिपक्वता, तो सामाजिक परिपक्वता का अर्थ पूछे, चाहे सामाजिक विकास का परिणाम पूछे भी बच्चे में सामाजिक विकास डेवलप हो गया तो उसका रिजल्ट क्या निकलेगा, एक ही बात होती है। सीधी सी बात है, अगर सामाजिक विकास अच्छे से हो जाता है तो समाज के अंदर बच्चा अपने आप को अच्छे से एडजस्ट कर लेगा, एडजस्टमेंट हो जाएगा, समायोजन है वो उसका हो जाएगा। और इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? इसके लिए बच्चे के अंदर समाजीकरण को उसके अंदर समझ विकसित करनी पड़ती है। और इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? इसकी शुरुआत हमारे घर से होती है। हमारे माता पिता उसमें हमारे एक शिक्षक की भूमिका है वो निभाते हैं। और समाजीकरण की पहली पाठशाला ही तो हमारा घर ही तो है, क्योंकि परिवार के अंदर ही तो हमें बताया जाता है हमारे समाज के ये रीति रिवाज है, ये हमारी परंपराएं हैं, और किस प्रकार से हमें बड़ों का आदर करना चाहिए, किनको प्रणाम करना चाहिए, पैरों के हाथ लगाना चाहिए। ये सारी चीजें हमें कहाँ सिखाई जाती है? पहले घर पर ही सिखाई जाती है। सेकंड काम जो आ जाता है वो किस पर आता है? स्कूल के ऊपर आ जाता है। तो समाजीकरण या बहुत से डेवलपमेंट की जो भी पहली पाठशाला है वो हमारा घर होता है, और माता पिता और माँ हमारी पहली शिक्षिका होती है। सेकंड स्टेज के ऊपर हमारा जो स्कूल है वो आ जाता है, फिर बाकी कम्युनिटी, समुदाय की और उनकी बातें आ जाती है। तो सामाजिक परिपक्वता का सबसे बेस्ट आंसर है, आपने सोच लिया होगा, तीसरा, बालक में सामाजिक कुशलताओं का विकास होना। सामाजिक कुशलताओं का विकास होना ही सामाजिक परिपक्वता है, यानी समाज से जुड़ी हुई सारी चीजों की समझ उसमें आ गई भी किस प्रकार से समाज के अंदर व्यवहार करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 40, बालक बालिकाओं के सामाजिक विकास का आधारभूत अभिकरण कहा जाता है। अभिकरण बोलते हैं एजेंसी, यानी वो काम कौन करता है। बालक बालिकाओं के सामाजिक विकास का आधारभूत यानी बेसिक यानी प्रारंभिक एजेंसी कौन सी है? स्कूल, माता पिता और परिवार, समुदाय, संप्रेषण के माध्यम। उत्तर हम 39 को अच्छे से समझ चुके हैं तो 40 में दिक्कत होनी नहीं चाहिए। सामाजिक विकास की स्टार्टिंग कहाँ से होती है? वो एजेंसी कौन सी है? हमारा परिवार है, हमारा घर है, हमारे माता पिता है। तो माता पिता और परिवार की बात, दूसरा ऑप्शन इसका सटीक है। और सेकंड स्टेज पर कौन आता है? वो विद्यालय आता है। ध्यान रखिए, आपको पता है जिस घर में माता पिता आपस में लड़ते रहते हैं तो बच्चे का डेवलपमेंट भी कैसा होगा? वो खराब होगा डेवलपमेंट। कल को उसकी शादी होगी, वो भी अपनी पत्नी के साथ लड़ेगा, क्योंकि उसने तो अपने पापा को मम्मी के साथ लड़ते हुए देखा है। तो ये बातें समझने की है भी बच्चों के सामने किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए। बच्चे अपनों से, चाहे वो माता पिता है चाहे शिक्षक है, उनके व्यवहार को अनुकरित करते हैं, अनुकरण करते हैं, उनका सीखते हैं उनसे। इसलिए हमें बच्चों के सामने एक आदर्श व्यवहार है वो ही प्रस्तुत करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यदि एक विद्यार्थी आपको अपनी पारिवारिक समस्याओं के बारे में बताता है तो आप क्या करेंगे? उसकी समस्या सुनेंगे और उससे संभव उपाय सुझाएंगे, उसकी समस्या सुनेंगे और उसे नैतिक संबल देंगे, उसे केवल पढ़ाई से संबंधित समस्या की चर्चा करने के लिए कहेंगे और उसे पारिवारिक समस्या की चर्चा नहीं करने के लिए कहेंगे। देखिए, बच्चा
टीचर भी उसका एक फैमिली मेंबर बन जाता है। उसे यूं लगता है भी ये टीचर बहुत अच्छा है, ये मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। तो बच्चा पढ़ाई के साथ साथ अपने खुद से जुड़ी हुई, अपनी फैमिली से जुड़ी हुई बातें भी शेयर कर सकता है। तो जब शेयर करता है तो पहले तो हमें बच्चों को ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए। ध्यानपूर्वक सुनकर जितना यथासंभव हम उसकी हेल्प कर सकते हैं उस समस्या के सॉल्यूशन में हमें वो करनी चाहिए। तो आप समझ गए, सबसे सटीक आंसर इसका पहला ही है, बाकी में कोई मतलब नहीं। दूसरे में क्या कह रहे हैं, क्या समस्या सुनेंगे नैतिक संबल देंगे, नैतिक नहीं बेटा, हो जाएगा, सब कुछ सही हो जाएगा, ऐसा ही चलता है, ये इतना मोरल होने की जरूरत नहीं है, हमें उसको सॉल्यूशन की तरफ। मैंने कहा ना, प्रॉब्लम हर कोई बता सकता है, प्रॉब्लम मैं भी आपको कह सकता हूं ये प्रॉब्लम, आप मुझे कह सकते हो प्रॉब्लम, बात तो सॉल्यूशन की होती है, हम किस प्रकार से उसको सॉल्यूशन की तरफ बढ़ा सकते हैं। तो पहला इसका सटीक आंसर है, भी संभव उपाय सुझाएंगे। 42वां प्रश्न है कि आपके मतानुसार सीखने हेतु क्या आवश्यक है। अध्यापक द्वारा प्रोत्साहन हो, सामान्य समझ हो, जिज्ञासा हो, पढ़ने की आदत हो। सबसे सटीक आंसर आप समझ गए, वो होनी चाहिए क्यूरियोसिटी अर्थात जिज्ञासा। बिल्कुल सही है, जिज्ञासा। जिज्ञासा, जिज्ञासा मतलब कुछ नया सीखने की इच्छा, कुछ नया सीखने की जो हमारी ललक है। और कहते हैं ना, जब हमारे अंदर जिज्ञासा नहीं होगी, या यूं कहूं मैं, हमारे अंदर रेडीनेस नहीं होगी, तत्परता किसी काम को सीखने के लिए, जब तक हम तैयार ही नहीं होंगे। और तैयार कब होंगे, जब हमारे अंदर से कुछ आवाज आएगी, और जब तैयार होंगे तभी तो सीख पाएंगे। हम जबरदस्ती आपसे थोड़ी करवा सकते हैं। क्या जबरदस्ती आपको पकड़कर ये मोबाइल देकर ये वीडियो सुनाया जा सकता है? क्या नहीं सुनाया जा सकता। पहले आपको कोई जरूरत होनी चाहिए, सीखने की ललक आपके अंदर होनी चाहिए, वो तत्परता आपके अंदर होनी चाहिए कुछ सीखने के लिए। कहा जाता है अक्सर कि प्यासे घोड़े को कुएं तक लाया जा सकता है, लेकिन पानी पीने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। तो जिज्ञासा, तत्परता होना जरूरी है। सटीक आंसर है तीसरा। 43वां प्रश्न है कि आपकी राय में शिक्षा से विकसित होती है, एजुकेशन से क्या डेवलप होता है। बौद्धिकता, योग्यताएं, परिपक्वता और उक्त कोई नहीं। तो देखिएगा, दिमाग तो बढ़ता ही है, एबिलिटी भी डेवलप होती है, लेकिन हमें तो बेस्ट छांटना है, वो है मैच्योरिटी। परिपक्वता अपने आप में बहुत बड़ा शब्द होता है, क्योंकि मैच्योरिटी का मतलब क्या होता है। मैच्योरिटी का मतलब होता है जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं उम्र के साथ साथ, मैच्योरिटी का मतलब बता रहा हूं आपको, बड़े होते जाते हैं उम्र के साथ साथ, वैसे वैसे हमारे अंदर हमारी जो समझ है वो विकसित होती जाती है। किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए, सामाजिक सिस्टम, सामाजिक जो नियम हैं, व्यवस्थाएं हैं, जो मूल्य हैं, जो नैतिक मूल्य हैं, उनको हम अपना लेते हैं, जीवन में लागू कर लेते हैं। तो शिक्षा का मूल उद्देश्य यही है भी हमारे भावी जो कर्णधार हैं उनको अच्छे तरीके से उनके अंदर डेवलपमेंट करना, वही मैच्योरिटी होता है। तो सबसे बढ़िया बात यही है कि शिक्षा से क्या विकसित होती है, मैच्योरिटी। मैच्योरिटी एक पॉजिटिव शब्द है अपने आप में। अगला प्रश्न है कि अच्छे नेता के गुणों के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है राजनीतिक मंच की, क्योंकि नेता की बात आती है तो पॉलिटिकल पार्टी की बात आ जाती है, विद्यालय की, परिवार की, सिनेमा हॉल की। देखिए, अच्छा नेता कौन सा होता है। अच्छा नेता वो होता है जो ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक, हर तरीके से अच्छा आदमी होता है। और स्कूल क्या करता है, स्कूल है वो बच्चे को समाज से जोड़ने की एक कड़ी होती है। भी बच्चा है, टीचर है, बीच में समाज से जुड़ी, हम बच्चे को समाज के हिसाब से ही तो सेट करते हैं। समाज मतलब हमारा देश का सिस्टम क्या है, हमारा लोकल, हमारा सोसाइटी का सिस्टम क्या है, उसके हिसाब से उसको सकारात्मक चीज़ें हम सिखाते हैं। तो एक अच्छे नेता के गुणों के विकास के लिए, सिर्फ नेता की बात नहीं हो रही है, अच्छे नेता के गुण के विकास के लिए विद्यालय की, बिल्कुल आपने सही आंसर दिया है, विद्यालय की। अगला प्रश्न है क्या शिक्षण एक पारस्परिक क्रिया है। टीचिंग जो है वो किन के बीच की क्रिया है। क्या शिक्षक और माता पिता के मध्य, छात्र और शिक्षक के मध्य, तीसरा है छात्र और छात्र के मध्य, और चौथा है शिक्षक छात्र और विषय वस्तु के मध्य। ध्यान दीजिए, कई बार हम उतावलापन करते हैं पेपर के अंदर सोल्व करने के लिए। क्या शिक्षण, वहां पता ही है टीचर और स्टूडेंट है, और 2 नंबर पे आपको टीचर और स्टूडेंट मिल गया, पहला तो काट दिया आपने, तीसरे तक शायद पहुंचे नहीं। लेकिन ध्यान दीजिए, टीचर और स्टूडेंट ये तो 2 ही बात हुई, जब हमें तीनों बात वहां दी जाए, क्योंकि शिक्षण क्या है, त्रिध्रुवीय है, 3 चीजें उसके अंदर है, टीचर है,
स्टूडेंट है और कंटेंट है, विषय वस्तु है, पाठ्यक्रम जिसको हम कहते हैं। तो चौथा इसका सबसे बेस्ट आंसर है शिक्षक, छात्र और विषय वस्तु के मध्य। तो टीचिंग में तीनों को शामिल करना है। पहले 2 दिए, दूसरे में तो 2 ही दिए, जब आगे वाले चौथे में तीनों दे रखे हैं। तो इसलिए जब भी एग्जाम के अंदर आपको पेपर सोल्व करें, पहले तो आपको काम करना चाहिए, प्रश्न को अच्छे से समझना चाहिए। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, प्रश्न आधा अधूरा पढ़ा, जल्दी से ऑप्शन पर आकर उत्तर देने की कोशिश करते हैं, वो वहीं आप मात खा जाओगे। पहले प्रश्न को अच्छे से समझना है, फिर आपको सोचना है भी क्या पूछना चाह रहा है और क्या हो सकता है, फिर आपको वो चीज चारों ऑप्शनों के अंदर ढूंढनी होती है। टीचिंग एप्टीट्यूड में तो आपको ध्यान से ही चारों ऑप्शन अच्छे से पढ़ने हैं, तभी आप बेस्ट आंसर है वो चूज कर पाएंगे। अगला प्रश्न है कि आपकी राय में अंतरव्यक्तिक संबंधों का आधार है। अंतरव्यक्तिक, पहले तो आप ये समझिए भी अंतरव्यक्तिक संबंध का मतलब क्या है। अंतरव्यक्ति का मतलब होता है 2 या 2 से अधिक लोगों के बीच का संबंध। 2 या कम से कम 2 व्यक्ति होनी चाहिए अंतरव्यक्ति के लिए। 2 या 2 से अधिक लोगों के बीच में अगर संप्रेषण हो रहा है तो कह देंगे अंतरव्यक्तिक संप्रेषण हो रहा है। तो 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों की जब बात आती है तो उसके लिए अंतरव्यक्तिक शब्द का इस्तेमाल होता है। तो आपकी राय में अंतरव्यक्ति संबंधों का आधार क्या है? विचारों की समानता, क्षेत्रवाद, शिक्षा और रुपया पैसा। क्या 2 लोगों के बीच अच्छे संबंध है तो क्या होगा? हमारे अच्छे संबंध तभी बनते हैं जब हमारे विचार मिलते हैं। क्लासरूम में बहुत से बच्चे होते हैं लेकिन सारे हमारे क्लासमेट हैं, लेकिन सारे हमारे फ्रेंड नहीं होते। फ्रेंड वही होंगे जहां आपकी सोच और उनकी सोच मिलती है। तो जहां विचारों की समानता होती है वहीं पर संबंध है वो अच्छे विकसित होते हैं। तो पहला इसका सटीक आंसर हो गया। अगला प्रश्न है कि बालक की नींव प्राथमिक स्तर के अध्यापक द्वारा निर्मित होती है, अतः उसका कार्य कहा जाता है ना, प्राइमरी जो एजुकेशन है वो बच्चे की नींव है। अगर प्राइमरी एजुकेशन बच्चे की खराब रह गई तो आगे का मकान है वो खराब ही बनेगा, बढ़िया नहीं बनेगा। तो शिक्षक का काम फिर क्या हो जाता है? निर्णायक, सरल, कठिन और महत्वपूर्ण। देखिए पहले और चौथे में समस्या रहती है, महत्वपूर्ण भी है भी, हाँ नींव तैयार हो रही है, लेकिन देखिए यहां इसका सबसे बेस्ट आंसर क्या होगा? निर्णायक। क्यों कहेंगे हम निर्णायक? क्योंकि प्राइमरी एजुकेशन उसका आगे के रास्ता, उसकी दिशा बनाने का डिसीजन कर चुकी हुई होती है। इसलिए प्राइमरी टीचर की जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा है, और अगर प्राइमरी टीचर ढीला पड़ गया तो फिर उस बच्चे को विकसित होने में, अपने सपने सच करने में बहुत दिक्कत आती है। कहीं ये नहीं हो भी हम ऐसे ही ठीक है, आ रहे हैं बच्चे जा रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। आपको ध्यान रखिएगा, आप प्राइमरी टीचर भी बनोगे तो निर्णायक होगी आपकी भूमिका, आपके उस फैमिली के उस बच्चों की जिम्मेदारी आपकी रहेगी। इसलिए ईमानदारी से अपना फर्ज जरूर निभाइएगा। आपकी भूमिका एक निर्णायक की, एक अंपायर की भूमिका होगी वहां पर। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों में तार्किक योग्यताओं, रीजनिंग जो सिस्टम है, लॉजिकल जो बातें हैं, और सृजनात्मक क्रिएटिविटी, चिंतन का विकास करने हेतु शिक्षकों को क्या करना चाहिए? समूह परिचर्चा करनी चाहिए, सेमिनार करना चाहिए, वाद विवाद करना चाहिए, छात्रों को प्रवचन देना चाहिए, ना भाषण देना चाहिए। तो बेस्ट छांटना है। प्रवचन वाला तो बिल्कुल 0 वाला है और पहले दूसरे तीसरे के नंबर हैं, लेकिन हमें वो छांटना है जो 3 नंबर वाला है। हम क्या चाहते हैं पहले तो ये समझिए, तार्किक योग्यताएं यानी लॉजिकल जो एबिलिटी है, किसी चीज को सोचने की, तर्क करने की जो क्षमता है, तर्क वितर्क जो करते हैं ना किसी मुद्दे के ऊपर। दूसरा सृजनात्मक चिंतन यानी कुछ नया सोचे, तर्क वितर्क करें, कुछ नया सोचे। तो सबसे बढ़िया है इसका पहला समूह परिचर्चा करना। समूह परिचर्चा यानी डिबेट करना, आमने सामने बैठकर की जाती है। समस्याएं जो भी आती है उसके सभी पहलुओं के ऊपर चर्चा की जाती है, यानी तार्किक योग्यताओं का इस्तेमाल करते हैं, फिर उसके समाधान की तरफ बढ़ते हैं, कुछ नया सॉल्यूशन लेकर आते हैं। तो वो सृजनात्मक चिंतन का विकास हो जाता है। और इन चारों में बात करें तो सबसे बढ़िया है ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन जो आमने सामने बैठकर किसी मुद्दे के ऊपर पूरा पोस्टमार्टम किया जाता है। तो पहला समूह परिचर्चा करना, ये इसका सटीक आंसर है। 49 प्रश्न है कि आपकी राय में एक अच्छे शिक्षक के लिए क्या आवश्यक है? अपने सहकर्मियों में लोकप्रियता, शिक्षण कार्य के प्रति प्रतिबद्धता, एक प्रभावी अन्वेषक खोजकर्ता होना और अपनी संस्था के प्रति निष्ठा होना। हमें फिर वही बात, एक अच्छे शिक्षक के सबसे बेस्ट चीज को छांटना है। हमने आपको बताया भी शिक्षक क्या है। शिक्षक का काम मार्गदर्शन का है, सिर्फ मार्गदर्शन का ही नहीं,
क्योंकि वो राष्ट्र के भाग्य का निर्माता है। अध्यापक राष्ट्र का निर्माता है, मार्गदर्शन कर रहा है, वो एक तरीके से नेशन बिल्डर का काम है, वो भी कर रहा है। आपने एक मूवी देखी होगी, मूवी है वांटेड, सलमान खान की एक वांटेड मूवी है, आई थिंक वही है। इसके अंदर एक बड़ा डायलॉग फेमस हुआ था भी, जब मैं एक बार कमिटमेंट कर लेता हूं तो फिर मैं किसी की नहीं सुनता। याद है वो कमिटमेंट? अब आपसे मैं ये पूछ लूं भी कमिटमेंट का मतलब क्या होता है हिंदी में, शुद्ध हिंदी में? उसको कहते हैं प्रतिबद्धता। प्रतिबद्धता। जब आपने अपने इंटरेस्ट से, अपने टीचिंग एप्टीट्यूड से जब इस काम को चुन ही लिया है, तब तो आपने काम के प्रति कमिटमेंट कर ही लिया है। फिर आप किसकी सुनोगे? आप वो करोगे जो बच्चों के हित में है। तो सबसे बढ़िया आंसर है शिक्षण कार्य के प्रति प्रतिबद्धता, कमिटमेंट आपका होना चाहिए। समझ गए होंगे। और कमिटमेंट के साथ साथ सब्जेक्ट का नॉलेज भी अच्छा होना जरूरी है, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिएगा और आज के अंतिम प्रश्न पर पहुंच गए हैं। निम्न में से शिक्षक के कौन से निजी गुण, पर्सनल कैरेक्टर शिक्षण को प्रभावित करते हैं? यानी जो टीचर का खुद का जो एबिलिटी है वो किस प्रकार से दूसरे बच्चों को प्रभावित करती है, उसके टीचिंग को प्रभावित करती है? संवेदनशीलता, सामाजिक कुशलता, शारीरिक शक्ति, प्रबंध क्षमता। देखिएगा, सामाजिक कुशलता तो समाज के साथ जुड़ाव वाली बात होगी, सबके साथ सहयोग, ये तो निजी गुण नहीं हुआ, पर्सनल नहीं हुआ। और शारीरिक शक्ति है, उससे कहाँ टीचिंग का क्या फर्क पड़ेगा, कमजोर है तो भी पढ़ा दोगे। प्रबंध क्षमता, मैनेजमेंट की बात है तो अकेला कहाँ करेंगे, सबको मिलकर करना है। तो अब इसमें क्या है, दो तो ग्रुप वाले हैं, सामाजिक कुशलता, प्रबंध क्षमता, फिर शारीरिक शक्ति और संवेदनशीलता में छांटना है। ध्यान दीजिएगा, ये संवेदनशीलता इसका सबसे सटीक आंसर है। संवेदनशीलता का मतलब क्या होता है? संवेदनशीलता का मतलब होता है जैसा आप फील करते हो, अपनी फीलिंग को दूसरों के अनुसार समझना, दूसरों की क्षमताओं को समझना, दूसरों को समझने की जो क्षमता है, उनके लिए कुछ करने का जो इरादा जो आपका है, वो होती है संवेदनशीलता। और अगर आप में संवेदनशीलता नहीं होगी, अर्थात आप संवेदनहीन होंगे, तो सामने वाले की समस्या कभी नहीं समझ पाओगे और आप प्रैक्टिकली हो जाओगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपके। और वो सामने वाला अंदर ही अंदर कुढ़ता रहेगा, इसने मुझे समझा ही नहीं, इसने मेरी फीलिंग समझी ही नहीं। तो एक शिक्षक का जो निजी गुण है, पर्सनल जो उसका कैरेक्टर है, संवेदनशीलता, वो टीचिंग को बहुत प्रभावित करता है। तो ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसके एक एक एस्पेक्ट को लेकर हमने बात की है। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से लाभान्वित हुए होंगे और आप सब बच्चों ने बड़ी जी जान के साथ आंसर दिया है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इसी प्रकार बने रहिएगा, इसी प्रकार सीखते रहिएगा। एक दिन का विराम लेकर फिर मैं आपके सामने हाजिर रहूँगा इसी प्रकार कुछ और इम्पोर्टेंट प्रश्नों को लेकर। तब तक आप अपनी प्री BSTC और प्री B.Ed के सिलेबस से जुड़े हुए अन्य टॉपिक्स को भी पढ़ते रहिएगा और टीचिंग एप्टीट्यूड का भी रिवीजन करते रहिएगा। और आप सब कछुओं को मेरी तरफ से रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। फिर मिलते हैं, तब तक जय हिंद, जय भारत।